मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल जुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए आज रीजनिंग को अपनी औकात दिखाते हैं और आज की क्लासेस बहुत ही शानदार होगी भाई। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि भाई हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, तो रीजनिंग में भाई सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाई रीजनिंग है क्या। ठीक है ना भाई। रीजनिंग के सबसे पहले पढ़ने के बारे में हम लोग कुछ बेसिक सी चीजें जानेंगे। ठीक है। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग 12 पास होंगे। जो भाई 12 पास है, इस बार 12 पास हुए हैं, वही इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। 9, 10, 11, 12 के लिए वीडियो नहीं है भाई। वो रीजनिंग आता है कंपटीशन की क्लासेस में। आप अगर एसएससी की तैयारी करते हो, एमटीएस, एचएसएल या सीजीएल की तैयारी करते हो, या दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो, या यूपी पुलिस की तैयारी करते हो, या बिहार पुलिस की तैयारी करते हो, तो ये सारे एग्जामिनेशन में ये कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। इस मतलब ये एक अलग पार्ट ही बना दिया गया भाई सिलेबस में। आप लोग 9, 10, 11, 12 में पढ़ते होंगे ना, तो इसका यूज कोई भी नहीं है भाई, लेकिन इसका यूज आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी में। तो यहाँ पे अगर आप स्टडी करना चाहते हो भाई, तो सबसे पहले ये एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम रीजनिंग को आखिर पढ़े कैसे। ठीक है ना, बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि मैंने 12 जब पास किया था 2021 में, ठीक है ना भाई, तो लेकिन उस समय हमको पता ही नहीं था भाई रीजनिंग को पढ़े कैसे, कहां से पढ़े, कैसे अब्जॉर्व करे, रीजनिंग को बनाए कैसे। एक भय लग रहा था, डर लग रहा था कि एक नया सिलेबस ऐड हो गया मेरी कंपटीशन की क्लासेस में, तो हम इसको कवर कैसे करें। लेकिन जैसे जैसे मैंने ऑफलाइन क्लास एक मंथ के लिए मैंने ज्वाइन किया था, एक मंथ के लिए मैंने अपने गाँव में ही पढ़ा था रीजनिंग, तब जाके मेरे को पता चला कि रीजनिंग का क्या वैल्यू होता है, क्या महत्व है, रीजनिंग को आखिर पढ़ कैसे सकते हैं, बनाते कैसे है रीजनिंग को। तो आप लोग भी स्टडी करोगे तो भाई रीजनिंग आपका वेस्ट हो जाएगा। बस एक समझने की क्षमता होनी चाहिए आपके माइंड में। एक बार अगर समझ गया ना, तो रीजनिंग इतना आसान कोई सिलेबस है ही नहीं साला। देखिए, तो हम बात करते हैं आज की रीजनिंग की। रीजनिंग का अर्थ क्या होता है भाई? रीजनिंग का अर्थ होता है तर्क शक्ति, तार्किक शक्ति। मतलब तार्किक शक्ति आपकी सोचने की एबिलिटी कैसा है, आप अपने माइंड को कितना एकदम कोई भी चीज को समझने के लिए कितना फ्रेश रखते हो माइंड को, यही चीज क्या है? रीजनिंग है। रीजनिंग में आपको कुछ भी दे सकता है, कुछ भी तरह का प्रश्न दे देगा और उसमें लॉजिक खोजना है कि आखिर इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है ना भाई। तो इसमें कम से कम आपको 40 से 45 चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है। ये नहीं कि 10-15 चैप्टर में ये बुक खत्म हो जाता, नहीं भाई। इसका बुक मैं आपको दिखाता हूँ भाई। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया हुआ रीजनिंग का बुक, देखिए मैं बताता हूँ। एक मिनट भाई, देखिए ये सारा का सारा रीजनिंग का बुक है भाई। इसमें लगभग 40 चैप्टर दिया गया। मैंने इस बुक को पूरा कंप्लीट किया है, तब मैं बता रहा हूँ कि ये 1-2 चैप्टर, ये 10-15 चैप्टर का ये सिलेबस नहीं है। ये रीजनिंग पूरा आपको है ना, तर्क शक्ति, ये पूरा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा भाई। ये पूरा रीजनिंग ही है भाई। देख सकते हो कितना मोटा बुक है, देख सकते हो सामने से। देखिए ये एक बुक हो गया, मेरे पास कई सारे रीजनिंग की बुक है, मैं और भी बुक दिखाता हूँ आपको। देखिए ये हो गया आपका, ये दूसरा बुक आपका लुसेंट का भाई। ये देखिए इसमें भी लगभग 40 से 45 चैप्टर दिया लुसेंट का। ये सबसे ब्रह्मास्त्र है रीजनिंग का। तो यहाँ से मैंने रीजनिंग को पढ़ा था रियली में, तब जाके मेरे को महसूस हुआ कि नहीं भाई रीजनिंग भी बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, और पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करोगे ना भाई, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना भाई। अब हम लोग स्टार्ट करते भाई रीजनिंग को पढ़े कैसे, इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रीजनिंग को 3 भागों में बांटा गया है। रीजनिंग को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक होता है वर्बल रीजनिंग, जिसको बोलते हैं भाषिक तर्क शक्ति। रीजनिंग का अर्थ होता है तर्क शक्ति, वर्बल का मतलब होता है भाषिक। एक होता है भाषिक तर्क शक्ति मतलब वर्बल रीजनिंग। दूसरा होता है वर्बल रीजनिंग में कम से कम आपको 25 से 30 चैप्टर पढ़ने होंगे। ठीक है ना भाई, एक ये आइडिया हो गया। दूसरा कि नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, जिसको बोलते हैं अभाषिक तर्क शक्ति, वो लगभग 8 से 10 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्लीट। अब आइए, एक होता है एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें आपको 8 से 10 चैप्टर पढ़ने होंगे। तो इसमें कोई दिक्कत, एनालिटिकल रीजनिंग में आपका बहुत सारा चैप्टर आता है, जैसे साइलो आता है, ये सारा चैप्टर आपको उसी में मिलेगा। ठीक है ना भाई, इनपुट आउटपुट उसी में आपको मिलेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत सारे चैप्टर को आसानी से चीजें क्लियर कर देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग बने रहिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। इसमें ये देखिए, ये आपका वर्बल रीजनिंग है। यहाँ से तो सबसे पहला चैप्टर आता है वर्ड फॉर्मेशन। क्या आता है? वर्ड फॉर्मेशन। कोई भी वर्ड दे दिया रहेगा आपको, ठीक है ना, नंबर दे दिया रहेगा, उस नंबर को किसी फ्रिज में लिख देगा, आपको बोलेगा कि इसमें अगर 2 फ्रिज ऐसा दिया है तो तीसरा फ्रिज आप निकाल के बताइए। अभी समझ में नहीं आएगा भाई, जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा ना, तब जाके आपके माइंड में अट जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा पहला चैप्टर तो आपका ये हो गया शब्द संरचना। दूसरा होता है शब्दों का व्यवस्थीकरण। कोई भी शब्द आपको दे दिया, ठीक है ना भाई, जैसे कि बताइए कि जैसे कि बोल देगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको दे दिया मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर दे दिया। ठीक है ना, इधर भारत दे दिया आपको, भारत, इसका राष्ट्रीय पक्षी दे दिया मोर आपको। तो ठीक इसी प्रकार आपको दे देगा, बोलेगा कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए आप। तो इसका आंसर आपको यहाँ भरना पड़ेगा। ये क्या हो गया? शब्द संरचना हो गया। इस तरीके से प्रश्न आपको पूछ सकता है। इस चैप्टर में इसी तरह के प्रश्न को पढ़ना है। शब्दों का व्यवस्थीकरण, वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड को क्या करना पड़ता है? अरेंजमेंट करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे वर्ड दिया रहेगा, ठीक है ना भाई, जैसे गुड,
जैसे गुडनेस, बेड, ये सारा वर्ड दिया रहेगा, उसको सीक्वेंस के साथ सजाना पड़ता है। बहुत ही आसान है भाई, इसको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना भाई। बस आपको बस एबीसीडी का ज्ञान होना चाहिए, 26 लेटर का ज्ञान होना चाहिए, फिर रीजनिंग की तैसी कर देंगे। देखिए आगे, शब्दों का तर्क संगत क्रम, शब्दों का तर्क संगत क्रम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। अब देखिए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड क्या होता है कि कोई भी शब्द दिया रहेगा, ठीक है ना, उसको भी क्या क्रम में सजाना है। रीजनिंग बहुत ही आसान है भाई, जब चैप्टर में जाओगे ना भाई तब पता चला कि रीजनिंग की वैल्यू क्या है, कोई औकात ही नहीं है इसकी। देखिए आगे, शब्द समरूपता, शब्द समरूपता को बोलते हैं वर्ड एनालॉजी। अब देखिए एनालॉजी क्या होता है भाई, इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर दूं। एनालॉजी कोई कुछ भी चीज नहीं है, ठीक है ना, इसको ठीक इसी प्रकार से सजाया जाता है। एक का आंसर दिया रहेगा, दूसरा का आंसर आपको बताना है, बस कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ये हो गया आपका शब्द एनालॉजी, ठीक है ना, ये हो गया आपका शब्द एनालॉजी, है ना कहीं ऑप्शन में। जैसे दे दिए कि यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे आपका क्या दिया था, शब्द, तो यहाँ शब्द वर्ड, देखिए यहाँ वर्ड अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन मैंने लिया था। आपको संख्या दे सकता है, संख्या समरूपता इस तरह से डिजिट एनालॉजी दे सकता है। डिजिट में क्या देगा, देखिए 1 हो गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे दे दिया समानुपाती है, समानुपाती है 3 का, ठीक है ना, 1 समानुपाती किसका है, 3 का। जस्ट इसका अगला दे दिया आपको, आप बोलेगा 5 का नेक्स्ट क्या भराएगा, यहाँ पे आप भरिए, यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकता है। जैसे 1 का अगला क्या, ये देखिए विषम संख्या है, 1 का भी अगला विषम संख्या होता है 3, 5 का अगला विषम संख्या होता है 7, यहाँ पे इसका आंसर। तो आप इस तरीके से लॉजिक लगा के भाई बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। रीजनिंग को पढ़ने के लिए ना कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा यूज करिए दिमाग का, क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए आगे अक्षर समरूपता, इसी में जैसे ये दिया था अक्षर, ठीक है ना, इसी में आपको वर्ड दे सकता है, इसी में शब्द दे सकता है। तो ये एनालॉजी तो होता है, बहुत ही मतलब आसान टॉपिक होता है। और मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ये आज कंप्लीट ये वीडियो मैं समाप्त करूंगा, जस्ट नेक्स्ट दिन आपको ये एनालॉजी मैं स्टार्ट करूँ। क्या एनालॉजी पढ़ना है आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर एनालॉजी ही स्टार्ट करिए, ठीक है ना भाई। आगे देखिए, अब ये हो गया अक्षर समरूपता, लेटर एनालॉजी। आगे देखिए अक्षर श्रृंखला, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेटर सीरीज। लेटर सीरीज बहुत ही आसान टॉपिक होता है भाई, लेकिन इसमें हाँ थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत पड़ता है ना। लेटर सीरीज है बहुत ही आसान, बस थोड़ा सा माइंड का अच्छा सा यूज कीजिए, बस बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए जैसे लेटर सीरीज में क्या देगा आपको क्वेश्चन, मैं एक इस टाइप का बना के बताता हूँ आपको। लेटर में दे देगा कोई भी वर्ड दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में, डी में, कुछ ऑप्शन रहेगा। इसको मतलब लेटर के अनुसार उसको सही क्रम में उसको क्या करना पड़ता है, सजाना पड़ता है, यही होता है लेटर सीरीज। आगे संख्या श्रृंखला, अब देखिए नंबर सीरीज दे दिया कुछ आपको, इसी तरीके से नंबर सीरीज में दिया रहेगा, आपको आंसर बताना है। एक का दिया रहेगा, दूसरा का आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका नंबर सीरीज। आप सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप इसका क्या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि आपके पास ये रहेगा और आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाओगे। मैं तो यहाँ पे घस दूंगा, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट बना सकते हो भाई, ठीक है ना। आगे देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। आगे देखिए अब ये हो गया संख्या श्रृंखला। आगे देखिए वर्गीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, क्लासिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। अब क्लासिफिकेशन किस तरीके से इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो आपको बताऊंगा कि इसमें किस टाइप का कितने टाइप्स का प्रश्न बनता है, और क्वेश्चन को एकदम बहुत ही जल्दी में सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन देखते ही टिक कैसे करना है, ये रीजनिंग में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। ये हो गया। आगे देखिए लुप्त पदों को भरना, इसको बोलते हैं इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स। इसको कैसे बनाना है, लुप्त पद रहेगा, ठीक है ना, इसमें लुप्त पद दिया रहेगा, आपको भरना है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन इस पे मैं बना के आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपको पूछ देगा लुप्त पद को कैसे भरेंगे भाई। देखिए जैसे दे दिया भाई 2, 4, 6 वाट, इसमें भरिए आप। देखिए ये है फर्स्ट सम संख्या, फिर इसमें कितना 2 ऐड किया, फिर इसमें 2 ऐड किया, फिर आप भी इसमें 2 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 8 आंसर। यही लुप्त पद है, इसको भर दिया, हो गया आंसर कंप्लीट। तो इसमें बहुत सारे टाइप के प्रश्न पूछा है, किसी में मल्टीप्लाई कर दिया, किसी में जोड़ दिया, किसी में डिवाइड कर दिया, किसी में स्क्वायर कर दिया, किसी में क्यूब कर दिया। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ भाई, एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 दे दिया, ठीक है ना भाई, यहाँ पे 8, यहाँ पे जैसे 1 दे दिया, 8 दे दिया, यहाँ पे आपको दे दिया 27 दे दिया। अब नेक्स्ट में क्या भराएगा ये हमको बताइए, ये प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो ये देखना ये क्या है भाई, वो ये है 1 का क्यूब, किसका क्यूब 1 का, ये है 2 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये है 4, ये हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना 64 है आपका आंसर। तो आपको किसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस एक आपको पकड़ के रखना, टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, ताकि टाइप आपके माइंड में रहेगा तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना भाई। देखिए आगे
अब्यू कहते हैं मैट्रिक्स। आप लोग मैट्रिक्स पढ़े होंगे क्लास 12 में, लेकिन वो मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं है, वो जस्ट मतलब उससे जस्ट अलग है, ठीक है ना। लेकिन इस चैप्टर को मैट्रिक्स को सेकंडों में कैसे उड़ाना है भाई, वो मैं बताऊंगा आपको। मैट्रिक्स को सेकंडों में कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स के सवालों को कैसे सेकंडों में उड़ाया जाता है। बस ऑप्शन देखना, आंसर टिक कर दो भाई, कंप्लीट आपका। या आप कोई भी एग्जाम देते हो भाई, दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस हो या यूपीएसआई हो या एमपीएसआई हो, कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो भाई, तो रीजनिंग आपको ये मैट्रिक्स से एक या दो प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। तो मैट्रिक्स को फटाफट सॉल्व कैसे करें, और भाई एकदम आसानी से मैं दिखा दूंगा आपको, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए मैट्रिक्स के सवाल आपको कैसा पूछेगा, मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स दिया रहेगा। मैट्रिक्स का मतलब क्या, डिब्बा, 2 डिब्बा दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, और चारों ऑप्शन को मतलब एक रो, पहला वाला रो रहेगा, दूसरा वाला कॉलम रहेगा, मिला दीजिए, जहां मिल गया वो आंसर कंप्लीट। बस इतना ही करना है इसमें। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, जब मैं चैप्टर में जाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि भाई कौन कौन मैट्रिक्स ए है, कौन सा मैट्रिक्स 2 है, और दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ में ऑप्शन के साथ कैसे आंसर फटाफट निकाल दूं, वो मैं तरीका आपको बताऊंगा। फटाफट बताने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। आगे देखिए, ये मैट्रिक्स हो गया। आगे देखिए वेन आरेख, एक होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि इसमें बहुत हर एग्जाम में आपको प्रश्न मिलेगा। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा। तो वेन डायग्राम में कम से कम मतलब कि बहुत ही अच्छा अच्छा प्रश्न मिलता है, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 5 से 7 क्लास इसको मैं पढ़ाऊंगा, 7 से ज्यादा भी हो सकता है, 10 क्लास भी हो सकता है, लेकिन बेहतरीन तरीके से समझा के आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और ये मैं अपने तरीका से बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो तरीका से सीखा है रीजनिंग को, मैं अपने तरीका से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ये नहीं कि दूसरे तरीका कॉपी कर लेना या किसी के कॉपी करके मैं आपको बताऊंगा, इससे आप नहीं सीख पाओगे भाई। जब तक मेरे तरीका आपको अपने जहन के अंदर नहीं भरोगे भाई, रीजनिंग को नहीं सीख पाओगे। मैं उन बच्चों को सिखाने के लिए आया हूं जो रीजनिंग कभी नहीं सीख पाते थे, किसी टीचर से नहीं सीख पाते हैं। तो मैं उसलिए सोचता हूं कि मैं उनका आप लोगों का भैया हूं। तो भैया जिस तरीके से रीजनिंग को सीखे हैं, अपने खुद से बनाए हैं, अपना कॉन्सेप्ट खुद तैयार किए हैं, ठीक उसी प्रकार से रीजनिंग आप भी समझो, बेहतरीन तरीके से समझो, ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई भी वेन डायग्राम हो या डिजिट वेन डायग्राम हो या कोई भी या सीरीज हो या एनालॉजी हो, कोई भी चैप्टर हो भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, आसानी से चीजें क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए ये अंकीय वेन आरेख, अंकीय वेन आरेख को बोलते हैं डिजिट वेन डायग्राम, ठीक है ना। इसमें उसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग एक बार नोट कर लो, नोट बना लो, फिर देखना मैं कैसे बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करता हूँ क्लासेस को। आगे देखिए, आगे पासा, पासा का भाई, पासा में अब हम एक बार मैं अपना शेयर करना चाहता हूं। जब मैं पासा भर रहा था ना, मैंने पहले पासा के बारे में सुना था, ठीक है। डाइस क्या होता है भाई, डाइस जो आप लोग छक्का गोटी खेलते हो उसी को डाइस बोलते हैं ना, जो गोटी रहता है उसमें 6 सतह रहता है ना, ठीक है। तो जब मैंने उसमें देखा कि भाई डाइस को कैसे पढ़े, डाइस को हम 2-2 डाइस दे देता है, कभी कभी 3-3 डाइस दे देता है, कभी कभी 4-4 डाइस दे देता है, उसको क्लियर कैसे करें। तो उसमें मैंने टोटल 6 टाइप पढ़ा था, 5 या 6 टाइप। और उस 6 टाइप को पढ़ने के बाद मेरा एक भी मतलब कि क्वेश्चन गलत नहीं होता है आज तक। और वही तरीका, वही 5-6 टाइप आपको मैं बताऊंगा, तब आपका कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं। डाइस एकदम आसान से क्लियर करवा दूंगा, डाइस में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं जब पहले पढ़ रहा था ना, तो डाइस में मेरे को बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, क्वेश्चन नहीं बन रहा था। अगर ये 2 डाइस रहता था तो बन जाता था, लेकिन 3 डाइस रहता था, 4 डाइस रहता था, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा भाई, डाइस हो या फाइस हो, कोई भी चीज हो उसको आसानी से क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। एक हो गया आपका डाइस। आगे आ जाइए घनघनाम में। घनघनाम में घन को बोलते हैं क्यूब, अर्धघनाम को बोलते हैं क्यूबाइड। तो मैं चीज एक बार और शेयर करना चाहता हूँ कि भाई जब मैंने घनघनाम पढ़ना स्टार्ट किया था, घनघनाम में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता था भाई, लेकिन मैंने उसको अपना खुद ट्रिक बनाया कि क्वेश्चन को एकदम अटेम्प्ट कैसे करें बहुत ही फास्ट में। तो मैंने इसका टाइप वाइज पहले अध्ययन किया था, फिर मैंने टाइप वाइज अध्ययन करने के बाद मैंने 3-4 बुक को सॉल्यूशन किया, अलग अलग चैप्टर का क्यू एंड क्यूबाइड बनाया, क्लास नोट बनाए और बहुत सारे टीचर्स का, तब जाके मेरा क्लियर हुआ क्यूबाइड। कोई क्यूबाइड मैंने जिस तरीके से मैंने खुद अध्ययन किया है, टाइप वाइज मैं अपना फेयर जैसे बनाया हूं, मैं भी उसी टाइप वाइज आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग अपना एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से अपना नोट्स तैयार करो, और फिर आपको क्यूब और क्यूबाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना भाई। आगे देखिए, हम लोग पंचांग की बात करते हैं, तो पंचांग कुछ भी नहीं है। पंचांग ना, देखिए इसमें क्या होता है कि ये इसको बोलते हैं कैलेंडर। क्या बोलते हैं इसको, कैलेंडर। तो कैलेंडर में कभी को कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है 2030, 2035, 2075 तक पूछ सकता है, 50-60 तक पूछ सकता है, आगे का भी आपको पीछे भी का भी पूछ सकता है। पूछ देगा बताइए 2018 में 17 तारीख को कौन सा दिन था। आप दिमाग लगाते रहिए, इसका कोड होता है, 4-5 कोड याद कर लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। कोड मैं याद करवाऊंगा, कोड याद करवा के क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, जितना भी बुक का क्वेश्चन है सब मैं करवाऊंगा। आप जिस बुक का क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो एक बार कमेंट करना ना भाई, ये बुक पढ़ाओ, ये बुक पढ़ाओ, मैं सब बुक का सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे दे दूंगा, ठीक है ना। ये साइंस विद सोनल पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये डाइस फाइस, ये कैलेंडर सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना भाई। आगे आइए, आप देखिए क्लॉक जो घड़ी पहनते हो उससे प्रश्न बनता है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था 11-12 में, 9-10 में, मेरे को लगता था ये सब कैलेंडर
क्लॉक ये सब कुछ भी मतलब कि घड़ी पहनना है तो इसका कोई यूज ही नहीं है, क्यों देखूं, कैलेंडर का कोई यूज ही नहीं है तो क्यों क्यों उसको देखूं। तो ये सब मैं मतलब फोकस नहीं करता था। लेकिन जैसे ही मैं 12 पास हुआ, जब मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आया, ठीक है ना, तब मेरे को पता चला कि भाई यहाँ तो एक एक चीज को माइंड में रखना पड़ता है, तब जाके फोकस किया। आप लोग भी इसी तरह से फोकस कीजिए पढ़ाई पे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आगे आइए, आपको क्लॉक भी पढ़ना पड़ेगा, कैलेंडर क्लॉक जिसको बोलते हैं घड़ी, घड़ी पढ़ना पड़ेगा। जल प्रतिबिंब, बस 2 क्लास का ये है। जल प्रतिबिंब इसको बोलते हैं वाटर इमेज, बस 2 दिन का क्लास होगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये सबसे आसान टॉपिक है, उसमें दिमाग ही नहीं लगाने को, ठीक है ना। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये सब भाई बहुत बड़ा बड़ा है, नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें ऐसा ऐसा टॉपिक है भाई, एक एक दिन में एक क्लास चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक दिन में एक चैप्टर, कोई भी दिक्कत नहीं होगा भाई, आसानी से चीजें क्लियर हो जाएगी। एक एक दिन में एक एक चैप्टर को खींच दूंगा। जैसे यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, मिरर इमेज, वाटर इमेज, आकृतियों की गिनती, काउंटिंग ऑफ फिगर, इसमें लगेगा थोड़ा टाइम। जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर है तो इसमें अलग अलग प्रकार का पढ़ना पड़ेगा। इसमें ट्रायंगल के बारे में पूछ देगा, बोलेगा ट्रायंगल कितना है, सर्कल कितना है, तो इसका अलग अलग टाइप 22, जैसे मान चलिए ट्रायंगल निकालना है तो ट्रायंगल अलग अलग टाइप से पूछते हैं, उसमें बहुत सारे ट्रायंगल मिल जाते हैं। तो उसका क्या ट्रिक होता है, क्या फंडा होता है, उसका प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे। तो इसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ट्रायंगल कैसे निकालना है, सर्कल कैसे निकालना है, कोई भी चीज कैसे निकालना है, हर चीज का ट्रिक दूंगा मैं, बहुत ही आसानी से क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना भाई। ये हो गया काउंटिंग ऑफ फिगर। आगे गणितीय संक्रियाएं। अब देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है कि मैथ्स का सवाल की जैसा होता है ना, इसमें कोई बीच का संख्या लुप्त कर देगा और उसके जगह पे पूछेगा क्या होगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है ना, दिमाग लगाना ही नहीं। ऐसे ऐसे चैप्टर में दिमाग ही नहीं लगाने को, बस खत्म हो जाएगा एक दिन में कंप्लीट। जब स्टार्ट करूंगा, जब क्वेश्चन बनेगा ना, तब बोलना कि सोनल भैया तो सही बोल रहे थे भाई, रीजनिंग तो बहुत आसान है। लेकिन अभी आप लोगों को जब वीडियो देख रहे होंगे ना सिलेबस का, तो अभी दिमाग पागल हो रहा था, लेकिन पागल नहीं होने को भाई, ठीक है ना, आराम से चीजें क्लियर कर दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, एज प्रॉब्लम आप मैथ में भी पढ़ोगे, लेकिन मैं रीजनिंग में भी एज प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई। अभी चलिए, ये हो गया आपका वर्बल का पार्ट। अब चलता हूं लेके आपको नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग पर, ठीक है ना भाई, उस दोनों की दुनिया में लेके चलता हूं। ये कंप्लीट समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेके रख लो भाई, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए आप देखिए भाई, आगे हम लोग पढ़ते हैं अब नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे ना भाई, तो फिर आपका टेंशन ही फ्री हो जाएगा। इतना आप लोग पढ़ लोगे ना, फिर कोई टेंशन नहीं होगा। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ सेक्शन बी और सेक्शन सी को। सेक्शन ए कवर कर लिया मैंने। अब देखिए सेक्शन बी में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। डाइनिंग वन, जिसको बोलते हैं साइलो, इसी को बोलते हैं सेलुलोज, इसी को क्या बोलते हैं सेलुलोज। ये आपका बहुत ही बड़ा पार्ट होता है रीजनिंग का, एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। ये होता है इनक्वालिटी। ये दोनों बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि मैंने ये बुक जब बनाया था, ठीक है ना, मैंने जब ये बुक बनाया था तो इस बुक में लगभग आधा यहाँ तक, लगभग आई थिंक यहाँ तक आपका बस यही एक इनक्वालिटी आता है, एक साइलो आता है, यही कवर कर लेता है। तो साइलो में लगभग 15 टाइप लगभग पढ़ना पड़ता है, 14 से 15 टाइप पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। इनक्वालिटी में लगभग 6 से 7 टाइप पढ़ना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक होता है भाई, इसको कवर करेंगे, आराम आराम से करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना भाई। आगे देखिए, अब हमको पढ़ना है असमानता, इनक्वालिटी। बस ये दोनों टॉपिक जो है ना, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये भारी नहीं है भाई, आसानी से चीजें क्लियर हो जाएगी। इसका भी प्रश्न मैं 1 सेकंड में कैसे बनाना है ये बताऊंगा, इसका भी आंसर 1 सेकंड में कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा, कि क्वेश्चन देखते ही टिक कैसे करना है भाई। क्वेश्चन पढ़े, आंसर निकल गया, इतना आसान तरीका बताऊंगा इनक्वालिटी का, ठीक है ना भाई। देखिए, एक होता है वर्णमाला और अनुक्रम, इसको बोलते हैं अल्फाबेट एंड पोजीशन टेस्ट, ठीक है ना भाई। जैसे पूछ दिया आपको, बताइए कि अल्फाबेट, ठीक है ना, अल्फाबेट वर्णमाला ए से जेड तक होता है, ए टू जेड होता है, ए टू जेड होता है, ए टू जेड होता है, ठीक है ना। आपको पूछ दिया, बताइए ए का पोजीशन कितना होता है, 1 होता है, जेड का पोजीशन कितना होता है भाई, 26 होता है, ये पूछता है। इसी तरह आपको पूछ दिया ओ का पोजीशन कितना होगा भाई, ओ का पोजीशन होता है 15 और पी का पोजीशन कितना होता है 16। आपको पोजीशन कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका ट्रिक मैं ऐसा ट्रिक दूंगा कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा पोजीशन में, ठीक है ना भाई। आगे देखिए, सांकेतिक भाषा, इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। आपको कोडिंग दिया रहेगा, उस क्वेश्चन का डिकोड कैसे करना है ये चीज आपको पता लगाना है, ठीक है ना। जैसे दो दे दिया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको दे दिया, एक क्वेश्चन में रहेगा क्या कि जैसे राम को सीता कहते हैं, राम को क्या कहते हैं, सीता, तो मोहन को क्या कहेंगे, इस तरीके से प्रश्न रहेगा। वर्ड मतलब वर्ड के अनुसार दिया रहेगा, वर्ड के आधार पे उसको आंसर निकालना पड़ता है। इसको ये बोलते हैं उसमें कितना नंबर ऐड हुआ है, दूसरे में कितना नंबर ऐड करेंगे, तो इसी तरीका का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना भाई। ये इस तरीके से क्वेश्चन रहता है। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन का प्रश्न में थोड़ा घुमावदार होता है, लेकिन जोर जोर के पता करना है कि भाई ये इसका कौन होगा, ये इसका कौन होगा। जैसे आपके पिता की वाइफ आपकी कौन लगेगी, आपके पिता की वाइफ, आपके पिता की पत्नी आपकी कौन लगेगी, मां लगेगी,
ठीक है ना भाई। आपके पिता का साला आपका कौन लगेगा? आपका मामा लगेंगे जी, मामू जिसको कहते हैं मामू मामा, तो आपके मामा लगेंगे, ठीक है ना भाई। इस तरीके से प्रश्न आप बना सकते हो, ठीक है ना भाई। तो इसी तरीके से इसमें रिलेशन पता करना है कि भाई ये इसका वो है तो वो उसका कौन लगेगा, ठीक है ना। इसमें 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, तीनों टाइप में कवर करवाऊंगा इसमें समझ में, ठीक है ना। बैठने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें कम से कम क्वेश्चन देगा 6 आदमी बैठा रहेगा, ठीक है ना, वृत्ताकार मेज पे बैठा रहेगा या सर्कल पे बैठा देगा या कहीं बैठा सकता है ना, ठीक है। कभी कभी बोलेगा कि ये केंद्र की ओर मुंह देख रहा है, इसका मुख केंद्र की ओर है, कभी बोलेगा केंद्र के विपरीत दिशा में इसका मुख है। 6 आदमी का भी दे देगा, कभी 8 आदमी दे देगा, ठीक है ना भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका टाइप वाइज पढ़ाऊंगा तो आसानी से चीजें क्लियर हो जाएगी ये, ठीक है ना। आगे देखिए पहली परीक्षण, इसको बोलते हैं पजल टेस्ट। पजल भी प्रश्न हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाता है और पजल टेस्ट को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। पजल टेस्ट को दिशा और दूरी, ये होता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये भी प्रश्न पूछता है कि कोई आदमी उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वहां से वो पश्चिम मुड़ के 5 किलोमीटर चला, तो बताइए टोटल कितना दूरी तय किया? 10 किलोमीटर। पूछेगा आप किस दिशा में है, तो आप बताइए दिशा प्राप्त करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के पूछ सकता है, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना भाई। ये हो गया पदों का अनुक्रम, नंबर रैंकिंग। रैंकिंग का सवाल पूछता है, कोई भी लड़का ऊपर से 10वें नंबर पे है, नीचे से 5वें नंबर पे है, तो बताइए लड़का मतलब कि टोटल उसमें क्रम कितना है, ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ना, ठीक है ना भाई। आपको पूछेगा ऊपर से कोई लड़का 20वें नंबर पे है, नीचे से 15वें नंबर पर है, तो बताइए उसमें कुल कितने लड़के थे। इस तरीके से प्रश्न देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक से इस पूरा चीज को क्लियर कर दूंगा। आगम निगम, इनपुट आउटपुट, ये भी एक थोड़ा सा मतलब की